आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 8वीं बार लगातार बजट पेश किया है। बजट में तमाम घोषणाएं की गई हैं, मध्य वर्ग को राहत देने की भी कोशिश की गई है, लेकिन बजट में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चुनावी राज्यों के लिए उन्होंने जमकर खजाना खोला है और खासकर बिहार के लिए पहली बार है जब बिहार के लिए इतना ज्यादा बजट में घोषणाएं की गई हैं, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में वहां चुनाव भी है। मध्य वर्ग का भी खासा ख्याल रखा गया है और टैक्स लिमिट को बढ़ा दिया गया है। जो कर में टैक्स में इनकम टैक्स में जो छूट होती है उसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। निश्चित तौर पर इसमें भी दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव का असर दिखाई पड़ रहा है, उसकी झलक दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक बात और भी है कि जिस तरह से तमाम बजट की बातें हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह से अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मिलते रहे हैं, पिछले बजट में भी उसका असर दिखाई पड़ा था। इस बजट में भी उनकी उन मुलाकातों का असर सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात कही जाएगी कि विपक्ष के नेताओं का ये दबाव किस तरह से काम आ रहा है कि बजट में और सरकार उन पर काम करने के लिए मजबूर हो रही है। तो बिहार को लेकर जिस तरह की बजट में बातें की गई है, बजट में क्या खास पहलू हैं, क्या मुख्य जो घोषणाएं की गई हैं, उन पर अमलेंदु जी निगाह डाल चुके हैं। लगातार उन्होंने देखा है, काफी लंबा बजट रहा, हालांकि इससे भी लंबा बजट निर्मला सीतारमण पढ़ चुकी हैं। लेकिन अमलेंदु जी, जो खास बात देखने में आ रही है, चुनावी राज्यों और बिहार पर तो जमकर बौछार हुई है, बजट में खजाना ही खोल दिया गया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, बिहार में जो है बहार है, बौछार है, बिहार की बौछार है, जो भी आप कहिए है। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि चुनावी बजट है। अब इसको आप मध्यावधि चुनाव की आहट भी समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव और बिहार का चुनाव दोनों जो है इस बजट के केंद्र में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि बिहार को जो घोषणाएं की गई हैं वो बजट के हिसाब से तो कही जा सकती हैं कि कुछ बड़ी घोषणाएं हैं, लेकिन उससे बिहार को सीधा कोई फायदा होगा ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी घोषणाएं की गई हैं वो केंद्रीय पूल की घोषणाएं हैं। जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, पटना एयरपोर्ट, ये घोषणा की गई। तब वो तो केंद्र की अधीन रहेगा, उससे बिहार को क्या फायदा होगा। जो बिहार की मांग थी और जो नीतीश कुमार की मांग थी कि स्पेशल पैकेज दिया जाए, वो स्पेशल पैकेज जैसी अभी तक इसमें कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, जो 32 पेज की नीतीश कुमार की चिट्ठी आई थी उसमें जिन्होंने मांगे की थी उन मांगों पर भी इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन घोषणाएं बहुत बिहार के लिए की गई हैं। जैसे मखाना बोर्ड बनेगा, तो वो मखाना बोर्ड बनेगा, ऐसी मिथिलांचल की साड़ी जो है उसको लेकर घोषणाएं की गई हैं वहाँ के उद्योग के लिए। तो बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। लेकिन जो निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण की शुरुआत की उसमें उन्होंने कहा कि उनका फोकस ज्ञान पर है। और ज्ञान का मतलब उन्होंने बताया गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। ये उन्होंने मतलब जो सिनोनिम बनाने की जो परिपाटी है नरेंद्र मोदी ने शुरू की है कि आप झुंझुना पकड़ते रहिए, तो झुंझुना जो है वो ज्ञान का इस बार निर्मला सीतारमण ने इस बजट में पकड़ाया है। मतलब ज्ञान का मतलब वो ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है, उस नॉलेज नहीं है। हाँ, उस मामले में पूरी अज्ञानता है, लेकिन इसको ज्ञान बताया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे विकलांग को दिव्यांग कर दिया, इसी तरीके से ये जो है अज्ञान को ज्ञान उन्होंने करने की कोशिश की है। एक तरीके से ये आप उसको कहा जा सकता है। दूसरा जो बड़ी घोषणा है समीर जी, वो ये है कि जो अंडमान निकोबार है उसको SEZ में जो लाने की घोषणा की गई है। इसको लेकर सवाल उठाए कि ये अंडमान निकोबार को SEZ में लाने का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। यानी कि साफ तौर पे जो अंडमान निकोबार का जो प्राकृतिक संपदा है उसको क्या प्रधानमंत्री के मित्रों को सौंपे जाने की तैयारी है, उसका विकास करके उसके बाद उसको तो इसको लेकर भी अब सवाल उठना शुरू हो गए। दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण बात है समीर जी, वो ये है कि ये कहा गया कि साहब अगले 10 वर्षों का भारत की क्षमता जो है वो और संभावना, उसका विश्वास बढ़ा है और अगले 5 वर्षों को सबका विकास को साकार करने के लिए सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के अनोखे अवसर के रूप में देखते हैं। ये वित्त मंत्री ने अपनी भाषण में कहा। लेकिन कुल मिलाकर एक और बड़ी घोषणा जो कही जा सकती है, जिस पे काफी ज्यादा विवाद हो सकता है समीर जी, वो है FDI इंश्योरेंस के क्षेत्र में बढ़ा दी गई है। और अभी तक वो 74% थी, वो 74% से बढ़ाकर उसको 100% कर दिया गया है। और समीर जी, आपको याद होगा कि 2021 में ही जो ये कानून था, भारतीय बीमा कंपनियां विदेशी निवेश नियम 2015, इसमें संशोधन किया गया था और 2021 में इसको पारित किया गया और FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई थी। और इसको लेकर तमाम जो बीमा
सेक्टर के संगठन हैं कर्मचारियों के, वो इसका लगातार विरोध कर रहे थे कि 49% से ज़्यादा इस क्षेत्र में FDI नहीं होना चाहिए। रक्षा अब ये पूरी तरह से विदेशी कंपनियां पूरा निवेश कर सकती हैं, तरीके से निवेश कर सकती हैं, पूरी तरीके से अब विदेशी कंपनियां यहाँ इसको कर सकती हैं, यानी कि ये क्षेत्र पूरी तरीके से विदेशी कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। तो ये जो आशंका के बादल थे वो और ज्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और ये भी समझा जा सकता है समीर जी कि बीमा के क्षेत्र में जो बीमा कंपनियां हैं वो अधिकांशतः US की कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जो है वो भी शायद इस बजट पर कुछ असर करती हुई दिखाई पड़ती है, तो इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल। और अगर बजट में खास तौर पर जो मध्य वर्ग को राहत दी गई है और बड़ी राहत दी गई है, उसको भी ये बताया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वेतन आयोग की घोषणा कर दी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, अब बजट में भी मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स का जो आयकर का स्लैब होता है, अब 12 लाख रुपए सालाना इनकम वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो स्लैब है कि उसके बाद कितना बढ़ेगा उसको भी कम किया गया है। तो यानी एक बड़ी राहत है। मांग की जा रही थी कि इस स्लैब को 7 लाख से 10 लाख बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने पूरी एकदम दरिया दिली अपनी दिखाई और इसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया कि 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यह भी समझने वाली बात है अमलेंदु जी की जो एक नई बात कही है, और इस टैक्स स्लैब को बताने से पहले ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम एक इनकम टैक्स कानून लाने वाले हैं। जी हाँ, तो असली खेल यही छिपा हुआ है समीर जी कि अभी चूंकि दिल्ली का चुनाव है तो मध्यम वर्ग को बता दो कि 12 लाख का हमने आपको कर दिया है, और फिर ये भी कह दिया कि अगले हफ्ते नया आयकर बिल आएगा। वो नया आयकर बिल आएगा तो वो किस तरीके से मध्यम वर्ग का गला घोंटेगा ये उसमें तय होगा। तब तक 5 फरवरी तक दिल्ली का चुनाव हो चुका होगा, तो ये ले लिया जाएगा। तो यानी धुप्पल देने की कोशिश मध्य वर्ग को यहाँ भी की गई है। तो अब देखना ये होगा कि जो नया आयकर बिल आएगा वो किस तरीके से मध्य वर्ग का गला घोंटता है, ये देखने वाली चीज होगी। तो यहाँ एक तरीके से पूरी तरह से देखा जाए कि झुंझुना पकड़ाने की जो आदत है इस सरकार की, वो झुंझुने पकड़ाए गए हैं, और वो झुंझुने जो है वो थोथा चना बाजे घना जो कहावत है, वो इस तरीके की कहावत यहाँ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। उसको चरितार्थ करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात निश्चित तौर पर यह है कि इन घोषणाओं में भी विपक्ष का दबाव साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जो घोषणाएं भी की गई हैं वो विपक्ष के दबाव में की गई हैं, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो है वो खेल किए जा रहे हैं ताकि लोगों को लगे ये कि अच्छा बजट है, लेकिन इसके साथ साथ पीछे से खेल किए जाएं और पिछले दरवाजे से जो है गला घोंटा जाए, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं अमलेंदु जी, तो अगर देखा जाए तो बिहार के लिए चूंकि वहां चुनाव है तो मखाना बोर्ड की स्थापना, उसका जिक्र हम लोगों ने किया। उसके अलावा बिहार में नया एयरपोर्ट बनेगा, पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, IIT पटना का विस्तार होगा, वेस्टर्न कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये सारी घोषणाएं बिहार के लिए की गई हैं। पिछले बजट में हम लोगों ने देखा था जब ये गठबंधन की नई सरकार बनी थी, जो भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में जिसमें है, उस पर असर दिखाई पड़ा था तेलुगु देशम पार्टी का, चंद्रबाबू नायडू का, और जबरदस्त घोषणाएं आंध्र प्रदेश के लिए की गई थी। इस बार वो घोषणाएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन बिहार के लिए ये जो सारी घोषणाएं हैं भी, क्या जो बिहार के मुख्यमंत्री की डिमांड थी, एक तो स्पेशल पैकेज की थी, वो तो पिछली बार भी नहीं मानी गई और इस बार भी नहीं मानी गई, लेकिन ये जो घोषणाएं बिहार के लिए की गई हैं, जाहिर सी बात है कि चुनाव को देखते हुए की गई हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री, चूंकि वो NDA गठबंधन में है अभी तक, तो वो इसको स्वीकार करेंगे या उनको ये प्रभावित करने वाली होगी, बिहार के लोगों को प्रभावित करने वाली होगी, उनके बिहार के मतदाताओं को उन पर कितना असर डालेगी ये जो घोषणाएं हुई हैं बजट में बिहार के लिए? देखिए समीर जी, जो नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखी थी उसमें बाढ़ नियंत्रण के उपाय के लिए पैसा मांगा गया था, और वो बाढ़ नियंत्रण के लिए इस बजट में कोई पैसा नहीं दिया गया है, जो अभी तक हम लोगों के सामने बजट आया है, जो वित्त मंत्री ने पढ़ा उसके मुताबिक। जबकि पिछले बजट में स्पेशल जो था वो प्रावधान किया गया था खासतौर से कोसी क्षेत्र के बाढ़ से निपटने के लिए। इस बार वो किसी भी तरीके का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। तो यानी नीतीश कुमार की एक बड़ी मांग जो है वो तो एक तरीके से देखा जाए वो उसमें नहीं खारिज हो गई है, और स्पेशल आर्थिक पैकेज की मांग भी खारिज हो गई है। विशेष राज्य का दर्जा तो वित्त मंत्री पंकज चौधरी जो थे वो पिछले बजट सत्र में ही बजट से पहले खड़े होकर कह चुके थे कि बिहार उन मांगों को पूरा नहीं करता है। तो यानी वो मांग तो एकदम से नीतीश कुमार की एकदम कहा जाए वो खारिज कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान रखने की कोशिश की गई है कि चूंकि इसी साल बिहार में भी चुनाव है, तो चुनावी रेवड़ियां जो हैं
जो मोदी जी रेवड़ियां कहते हैं वो रेवड़ियां बाकी गई हैं। अब ये रेवड़ियां अंदर से कितनी खोखली हैं, ये जब चीज़ें धरातल पर उतरेंगी वो होगा। पिछले बजट में जो चीज़ें दी गई थी बिहार को, क्या वो ज़मीन पर उतरी, क्या वो धरातल पर उतरी, अब ये सवाल है। तो वो अभी तक नहीं उतरी है, उनके बारे में कोई सूचना नहीं है कि पिछले बजट में जो बिहार के लिए घोषणाएं की गई थी उनका क्या निष्पादन हुआ, वो कहाँ इम्प्लीमेंट हुई, क्या योजनाएं हैं वो कहाँ इम्प्लीमेंट हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब नई घोषणाएं कर दी गई, बताया गया कि बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनेगा। बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनेगा, लेकिन क्या वो दरभंगा के एम्स की तरीके से होगा जिसका मोदी जी ने कह दिया था उद्घाटन हो गया है और है ही नहीं कहीं, और कहीं अभी तक नहीं है, अभी तक कहीं नहीं है। तो ये कि बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनेगा, कब बनेगा सवाल ये इसके लिए कि कब बनेगा, ये अभी तक कुछ नहीं देखी, बनेगा ये घोषणा कर दी गई है। तो घोषणाएं, बहुत सारी घोषणाएं हैं, उस पर इस चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, बजट से ठीक पहले जिस तरह से विपक्ष ने वॉकआउट किया है और वहां पर मांग की गई कि वो प्रयागराज में जो महाकुंभ में भगदड़ हुई, हादसा हुआ, पता नहीं तमाम लोगों की जान गई है, अभी तक सरकार आंकड़ा नहीं दे रही है, उसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ और पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। और उसी बिना विपक्ष के ही वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। हालांकि बाद में विपक्ष के सांसद वहां लौट आए, लेकिन इस जो पहले से ही इस चर्चा को लेकर नोटिस दिया गया था वो मांग नहीं मानी गई। तो पूरा का पूरा विपक्ष बाहर रहा और विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। हाँ बिल्कुल, अपना बजट भाषण जो था विपक्ष की गैर मौजूदगी में पढ़ना शुरू किया और विपक्ष की मांग थी कि महाकुंभ में जो जाने गई हैं, जो भगदड़ मची है, उस पर चर्चा की जाए। बजट बाद की चीज़ है, पहले उस पर चर्चा की जाए। उसका काफ़ी ज़्यादा नाराज जो थे वो ओम बिरला साहब जो स्पीकर थे वो दिखाई भी पड़े और अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ और विपक्ष के सांसदों के साथ लगातार जो थे वो मांग उसकी करते रहे और उसके बाद फिर विपक्ष जो था वॉकआउट कर गया। उस वॉकआउट के बीच में ही वो हम लोग क्लिप दिखवाएंगे भी, लगभग 1 मिनट का जो है ओम बिरला साहब किस तरीके से नाराज हो रहे हैं कि वो, और उसके बीच फिर जो था विपक्ष के वॉकआउट के बाद जो है वो मतलब कि उसके बीच में ही निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पढ़ना शुरू कर दिया। और जब वो बजट पढ़ रही थी, विपक्ष नदारद था, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही जो थे वो बीच बीच में मेज थपथपाते थे और हल्ला भी कर रहे थे, विपक्ष के ना होते हुए भी हल्ला कर रहे थे। विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे थे, विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे थे। तो यानी विपक्ष नहीं भी है तब भी भारतीय, अच्छा वैसे भी विपक्ष की जरूरत क्या है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही जब विपक्ष जो संसद को बाधित कर देते हैं और चलने नहीं देते, विपक्ष का काम ही क्या है फिर। तो विपक्ष काम कर रहे हैं और सरकार वैसे भी कहीं है ही नहीं। तो एक बार रुक करते हैं, निर्मला सीतारमण जब बजट भाषण पढ़ रही थी और उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उसी समय जो विपक्ष महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उसकी जांच की मांग को, उस पर स्पष्टीकरण की मांग को लेकर उसने चर्चा की मांग की थी, लेकिन नहीं मानी गई तो विपक्ष ने वॉकआउट किया। एक बार देखते हैं किस तरह से विपक्ष ने वॉकआउट किया और विपक्ष के बाहर जाने के बावजूद निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि उसके बाद भी वहां पर हंगामा होता रहा। आज राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो, तो ये अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम सांसद इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे, सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। उसको लेकर पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन उस चर्चा की मांग को नहीं माना गया और विपक्ष ने वॉकआउट किया। तो इन वॉकआउट के बीच में उसके बाद निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया और काफ़ी देर में बजट के आखिर में वो उस मुद्दे पर आई जो मुद्दा सबसे ज़्यादा मध्य वर्ग को लुभाने वाला था। और बजट में बार बार ये चर्चा हो रही थी कि मध्य वर्ग का खास ध्यान रखा जाएगा, मध्य वर्ग का खास ध्यान रखा जाएगा। और बार बार मध्य वर्ग का नाम लेने से ही लोगों को समझ में आ गया कि निशाने पर
दिल्ली विधानसभा चुनाव है। अमलेंदु जी, ये जो खास तौर से जो इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं और बड़ी राहत कही जा रही है, उस पर जरा सा रोशनी डालें आप। हाँ, अब ये कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन वो भी स्लैब है, वो टैक्स है, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह जोड़कर जो तब कोई टैक्स नहीं होगा, ये आया है। अब ये आया है समीर जी कि वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स किए हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये उनकी घोषणा थी। लेकिन जो स्लैब है वो ये है कि 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं होगा, 4 से 8 लाख की आय पर 5% होगा और 8 से 12 लाख की आय पर 10% होगा। यानी इसमें जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ देंगे तब जाकर कोई टैक्स नहीं होगा। तो यानी 8 से 12 लाख तक की आय जो उसमें 10% है, 12 से 16 लाख की आय पर 15% होगा और 16 से 20 लाख तक की आय जो है उस पर 20% होगा और 20 से 24 लाख की आय जो है उस पर 25% होगा और 24 लाख से ऊपर की आय जो है उस पर 30% होगा। तो अब जो स्लैब बदलने वाली जो नई कर व्यवस्था है, जो लोग इसको अपनाएंगे उससे जो फायदा जो बताया जा रहा है वो होगा। तो ये हो सकता है कि 12 लाख तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 80,000 रुपए का फायदा हो सकता है, ये बताया जा रहा है। ये भी अभी व्यवस्था जिस तरह से पिछली बार ये ऑप्शन रखे गए थे कि आप चाहे पुरानी व्यवस्था को अडॉप्ट करें और चाहे आप नई व्यवस्था की, आपके ऊपर है। हाँ, आपके ऊपर है। और 18 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 70,000 रुपए का फायदा होगा, ये बताया जा रहा है। और 25 लाख रुपए की जो आय कर योग्य है आय है उसमें इनकम टैक्स में 1.10 लाख रुपए का फायदा होगा, ये बताया जा रहा है। अच्छा, दूसरा एक जो टीडीएस है उसको लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो टीडीएस में जो घोषणा है वो ये है कि उनका कहना है कि नए जो आयकर विधेयक है उसमें न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी, ये उन्होंने घोषणा की है। अब जो नया बिल आएगा उसमें देखना होगा कि ये न्याय जो है वो अन्याय किस तरीके से इसमें है कि नहीं है, वो देखना होगा। फिलहाल जो घोषणा की गई फिलहाल ये, और ये कहा गया है कि टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एक रूपता लाई जा सके। ये वित्त मंत्री ने अपने भाषण में घोषणा की। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा और किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया जाएगा, ये किया गया है। और नॉन पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल किया जा रहा है। यानी अभी तक जो ये था कि आप अपडेटेड रिटर्न जो आपकी है वो आप 2 साल तक जमा कर सकते हैं, उसको बढ़ाकर अब 4 साल कर दिया गया है, ये आया है। तो ये एक आयकर को लेकर के बड़ी थी, यही मध्य वर्ग के लिए बड़ी जो थी वो राहत बताई जा रही है अभी तक। लेकिन वो नया अधिनियम जब आएगा तब मालूम पड़ेगा कि ये राहत है कि आफत है। जी बिल्कुल, मध्य वर्ग के लिए राहत की घोषणा तो अभी की गई है, यानी 12 लाख रुपए तक पर टैक्स नहीं होगा और उसका जो स्लैब बनाया गया है तो वो मध्य वर्ग के ये दावा किया जा रहा है कि मध्य वर्ग को इससे बड़ी राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर इनकम टैक्स जो पे करते हैं उनको ये राहत मिलेगी क्योंकि उसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से नए आयकर अधिनियम की विधेयक लाने की बात हो रही है, यानी कानून बनाए जाने की बात हो रही है, अब उसमें क्या बातें होती हैं उससे ये पता चलेगा कि फिर ये जो टैक्स स्लैब में छूट मिली थी इसका कितना उसको फायदा हुआ है। अब जो नया विधेयक आएगा तब ये सारी जानकारी मिलेगी और तब ये बातें स्पष्ट होंगी। लेकिन अभी इस बजट में, यानी इस साल का जो बजट है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें इस बात को ये एक राहत मिली है मध्य वर्ग को कि 12 लाख रुपए तक की आय पर, इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बहुत सारी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की है गिग वर्कर्स के लिए, जो उन्होंने घोषणाएं की हैं। ऐसी तमाम चीज़ों पर अमलेंदु जी ये माना जा रहा है, समझा जा रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी जिस तरह से अलग अलग प्रोफेशन के लोग, अलग अलग कामकाजी लोगों से मुलाकात की, उन्होंने उनकी समस्याओं को जाना समझा, ऐसा लगता है कि उससे काफी प्रेरणा ली है सरकार ने इस बजट को बनाने में। पिछले बजट में भी जिस तरह से अप्रेंटिसशिप का एक उसने नियम बनाया, कानून बनाया, अब ये इस बजट में भी वो चीजें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं कि उन लोगों से मुलाकात का, उनकी समस्याओं को सुनने का, जो राहुल गांधी ने अपने तमाम वीडियो पोस्ट किए थे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, उसका असर इस बजट पर साफ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान की और तेलंगाना की जो कांग्रेस सरकारें हैं
वो अपना सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो अधिनियम बना चुकी थी और पहले ही बना चुकी हैं। अब ये यहाँ भी बताया जा रहा है कि गिग वर्कर्स के लिए वो है और जो पोर्टल है उस पर बनाया जाएगा। इधर समीर जी, जो बिहार को लेकर जो चर्चा है उस पर सवाल उठना अभी से शुरू हो गए। और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया, हमारे पास वो ट्वीट भी है, हम लोग दिखवा भी सकते हैं, आप कहें तो आप उसे पढ़ के बता दिए, अब टीम से कहेंगे वो ट्वीट। और बजट को लेकर हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर जो भी रिएक्शंस आती हैं विपक्षी दलों की भी सत्ता पक्ष की भी, उसको हम दिखाएंगे। लेकिन पवन खेड़ा ने जो बिहार को लेकर घोषणाएं की हैं और जो कहा जा रहा है कि बिहार के लिए बजट में बिल्कुल घोषणाओं की बौछार कर दी गई है, उस पर उन्होंने एक बयान दिया है, ट्वीट किया है, लिख रहे हैं कि बिहार को पिछले साल 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला और आज तक 60 करोड़ भी खर्च नहीं हुए हैं। कहाँ गए वो? बड़ा काफी जीरो लगा दिया है उन्होंने। वो 60,000 करोड़ ही है जहां तक मैं समझ रहा हूँ। बल्ला पहुंच गए ना उधर गिनतियां करने के लिए ट्रिलियन की, तो इसीलिए वो बीरो लगाए हुए हैं। तो उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए वो कहाँ चले गए, ये सवाल उठाया है। बिल्कुल वही बात जो आप कह रहे थे कि ये जो फूड टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा वो क्या दरभंगा के एम्स की ही तरह बनेगा? उसी बात को इन्होंने भी उठाया है कि आखिर जो पिछले बजट में आपने दिया था, घोषणा की थी, वो कहाँ चले गए? और कोसी के लिए तमाम घोषणाएं की थी, वो सारी चीजें कहाँ हैं? हाँ बिल्कुल, कोसी के लिए घोषणाएं की थी, वो कहाँ चली गई? और जो पिछली बार बाढ़ नियंत्रण के लिए 16,000 करोड़ रुपए का मुझे ध्यान पड़ रहा है, हाँ, इंतजाम किया गया था, उसका क्या खर्च हुआ और बाढ़ उससे कितनी रुकी, इसके बारे में ये खामोश है, एकदम से कुछ भी नहीं कह रहा है कि क्या हुआ। और पवन खेड़ा का एक और समीर जी ट्वीट है, उसको भी हम लोग दिखवाते हैं। और पवन खेड़ा ने मतलब अब विपक्ष की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। समीर जी, ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि अब विपक्ष जो है वो इसको लेकर सवाल उठाया। मतलब जो हम लोगों ने कहा कि झुनझुना बजट है, चुनावी बजट है, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे अब ये आशंकाएं ये भी जताई जा रही है, क्या ये चुनावी बजट जो है ये सिर्फ बिहार और दिल्ली चुनाव को देखते हुए, या मोदी सरकार जो है वो मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रही है, उस हिसाब से ये बजट पेश किया गया। हालांकि विपक्ष का दबाव इस पर साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। डरी हुई सरकार लग रही है, डरी हुई सरकार का डरा हुआ बजट, आप इसको कह सकते हो, दिखाई पड़ रहा है। पवन खेड़ा, ये पवन खेड़ा जो लिख रहे हैं अपने ट्वीट में, वो लिख रहे हैं कि बजट में किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा, न गरीब को, न मिडिल क्लास को, न किसान को, न महिला को, न युवाओं को, सबको सिर्फ ठगा जा रहा है। और बिहार को तो और भी ठगा गया। सभी चल रही योजनाओं को नई घोषणा बताकर बिहार के लोगों को और भी ठगा गया। अभी तक तो राष्ट्रीय निराशा है यह बजट। तो राष्ट्रीय निराशा के तौर पर इस बजट को परिभाषित किया है पवन खेड़ा ने। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बता रहे हैं कि किसी भी वर्ग को, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, उसको कुछ नहीं मिला। हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है उस पर लोन लेने की, उसकी सीमा भी बढ़ा दी गई है और 3 लाख से वो 5 लाख कर दी गई है। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव, इन दोनों को ध्यान में रखकर ये घोषणाएं की गई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव तो अब 2 दिन बाद 5 तारीख को होने वाले हैं, 5 फरवरी को, और बिहार में भी अगले कुछ महीनों में चुनाव होंगे। तो बिहार पर खासा ध्यान दिया गया है, तमाम घोषणाएं की गई हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इसके पहले भी जो घोषणाएं की गई थी वो तो अभी तक धरातल पर उतरी ही नहीं। इन घोषणाओं का क्या होगा, वो भी तब जब आने वाले दिनों में वहां चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आचार संहिता जब लागू हो जाएगी तो ये मालूम पड़ेगा कि वहाँ क्या होता है। और दिल्ली के लिए तो मतलब चूंकि चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी तो इसलिए घोषणा नहीं हुई, वरना दिल्ली के लिए सीधी कहा जाता था कि दिल्ली में सब कुछ बन जाएगा, यानी वो जो और देश में बन रहा है वो सब यहाँ बन जाएगा, ये घोषणा कर दी जाती। लेकिन वो खैर घोषणा नहीं हो पाई। और इसको लेकर एक तरीके से कहा जाए कि अब वो चिंताएं लोगों की आने लगी हैं, प्रतिक्रियाएं भी लोगों की आ रही हैं, वो भी हम लोगों को बताएंगे। लेकिन बजट जो है समीर जी, जिस तरीके से जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये थोथा बजट जो है वो साबित एक तरीके से हो रहा है, क्योंकि जो घोषणाएं हैं समीर जी इस बजट में वो कहीं से भी बहुत संतुष्ट करने वाली नहीं है। अब जैसे कहा गया कि एक मतलब जुमलेबाजी है, जिसको अमित शाह जी ने जुमलेबाजी कहा था, अब वो जुमलेबाजी बजट में आ जाएगी, ये भी आप देखिए। अब मतलब कहा गया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या 1 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या 1 करोड़ है और इनसे 5.7 करोड़ लोग जुड़े हैं। यह भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मददगार है। ये एमएसएमई पे 45% निर्यात में हिस्सेदारी रखते हैं। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। वर्गीकरण के लिए टर्नओवर सीमा दोगुनी की जाएगी। अब अगर 1 करोड़ उद्योग हैं समीर जी,
और उसमें 5.7 करोड़ यानी लगभग 6 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अगर इनको आप परिवारों में कन्वर्ट कीजिए समीर जी, तो कितने परिवार जुड़े हुए होंगे इसमें? यानी 5-6 करोड़ के आसपास परिवार तो हैं। एक परिवार का एक व्यक्ति एक अगर उससे जुड़ा हुआ है, अगर ये 6 करोड़ परिवार हैं तो ये आबादी में कितने हो जाते हैं? यानी ये लगभग अगर होंगे तो कुछ नहीं तो ये 24 करोड़ के आसपास होंगे। तो यानी 24 करोड़ जो है वो रोजगार में हैं, ये सरकार बता रही है। तो भाई ये 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रही है, किनको दे रहे हैं? यानी बेरोजगार है। मतलब ऐसी जुमलेबाजी और आंकड़ों की ऐसी हेराफेरी ये तो निर्मला सीतारमण ही कर सकती हैं। इसीलिए ज्ञान की बात कर रही है बजट में। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है अमलेंदु जी, उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं कि जो बजट में मध्य वर्ग की बात हमने की, किसान और ये सारी बातें, लेकिन सरकार ने निजी क्षेत्र पर भी जबरदस्त दरियादिली दिखाई है। एक तो जो आप कह रहे हैं कि ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में वहां उसका विस्तार किया जाएगा पर्यटन की दृष्टि से, और सारी चीजें हैं, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहां पर बनाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी सीधे तौर पर निजी क्षेत्र के लिए जो घोषणाएं की गई, दान एकदम से बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सीधा निजी क्षेत्र को 20,000 करोड़ रुपए दे दिया कि लो, मोदी जी की सरकार है, लूट सको तो लूट। मतलब जो है ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो मोदी जी की सरकार है, निजी से तो लूट सके तो लूट। 20,000 करोड़ रुपए आरएनडी के नाम पर निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। ये निजी क्षेत्र क्या आरएनडी करेगा? इससे सरकार को क्या फायदा होगा, देश को इससे क्या फायदा होगा? आपके जो आरएनडी के संस्थान है वो बंद हो रहे हैं। वैक्सीन की जो जिसके बारे में आप बहुत गा रहे थे, वो वैक्सीन का आरएनडी संस्थान बंद हो चुके हैं। दवाइयों के क्षेत्र में कोई आरएनडी नहीं हो रही है, टेक्निकल क्षेत्र में कोई आरएनडी नहीं हो रही है, सरकारी क्षेत्र में कोई आरएनडी नहीं हो रही है। निजी क्षेत्र जो है वो आरएनडी के लिए 20,000 करोड़ रुपए ले उड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि साहब वो क्या अप्रेंटिस कराएंगे, अप्रेंटिसशिप कराएंगे, और उसके लिए गिने चुने प्राइवेट सेक्टर जो है वो अप्रेंटिस कराएंगे। पैसा उनको जाएगा, पैसा सरकार देगी, पैसा सरकार देगी। अप्रेंटिस वो कराएंगे, फायदा वो लेंगे, मतलब काम वो लेंगे निजी क्षेत्र, और पैसा जो है वो सरकार का जाएगा। तो सीधे 20,000 करोड़ रुपया एक तरह से कहा जाए, वो जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री के मित्रों के लिए, तो उनके लिए इस बजट में आरक्षित कर दिया गया। अब बेचारे नीतीश कुमार जो ढूंढते रह गए बिहार के लिए पैकेज मिलेगा। अरे 20,000 करोड़ रुपया ये कम से कम नीतीश कुमार को ही दे देते कि वो चलो भाई 20,000 करोड़ रुपए बिहार को दिया तो अपने हिसाब से खर्च करो, लेकिन वो तो दे दिया अपने मित्रों के लिए। ये बड़े आस में आरएनडी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सी बड़ी कंपनियां आएंगी, कौन से बड़े ग्रुप होंगे जो इस पर काम करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए निजी क्षेत्र को 20,000 करोड़ रुपए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और बजट में इसकी घोषणा की गई है। बजट में जो प्रतिक्रियाएं आ रही है विपक्षी दलों की, राजनीतिक दलों की या अर्थशास्त्रियों की, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन प्रतिक्रिया बजट को लेकर किस तरह से, कितनी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, इसका जो एक सबसे पहला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है वो शेयर मार्केट पर दिखाई पड़ रहा है। सुबह से शेयर मार्केट काफी ऊंचाई पर पहुंचा था, लेकिन जैसे ही बजट भाषण शुरू होता है वो नीचे गिरना शुरू हुआ और अभी तक वो नीचे ही है। अमलेंदु जी, इसको क्या देखा जाए बजट को लेकर? ये जो प्रतिक्रिया शेयर मार्केट शो कर रहा है, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लगातार वो गिरावट पर है बजट भाषण शुरू होने के बाद। इसको किस तरह से देखा जाए और कैसी रही गिरावट? समीर जी देखिए, एक तो इसको साफ तौर पे ये समझाया जाए, शेयर बाजार डिप हो रहा है, उसका सीधा ये है कि शेयर बाजार जो है, मतलब यानी जो निवेशक हैं उनकी समझ में आ गया कि इस बजट में जो राहुल गांधी जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के मित्र जो हैं उनका तो ध्यान रखा गया है, लेकिन आम निवेशक का कोई इसमें ध्यान नहीं रखा गया है और कोई योजना इस तरीके की नहीं है जिससे निवेशकों को कोई फायदा हो। तो यानी अब विदेशी निवेशक भी अपना पैसा निकाल रहे हैं और घरेलू निवेशक जो है वो भी अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो इसीलिए शेयर बाजार डाउन जा रहा है। और हमेशा होता यह था समीर जी की जब बजट आता था तो शेयर मार्केट बल्ले बल्ले करता था कि चलो बजट अच्छा आ गया, शेयर मार्केट बल्ले बल्ले उछलता था। लेकिन ये जिसके लिए काम करते हैं, यानी जो जिसका ये प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद एसोचैम के कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने वहां कहा था कि तालियां नहीं बजी, उनका कि तालियां आप लोगों ने नहीं बजाई और हम तो इसलिए गालियां खाते हैं कि साहब हम पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, तो आप लोग जो इस पर तालियां नहीं बजा रहे, आप भी नहीं बजा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री का बहुत वायरल हुआ था उस समय। तो यानी प्रधानमंत्री जिनके लिए काम करते हैं
उनको भी ये संदेश नहीं जा पा रहा है कि ये सरकार जो है उनके लिए कुछ काम कर रही है। यानी तो आखिर कर किसके लिए रही है काम? अगर आप अपने मित्रों के लिए ही सिर्फ काम कर रहे हैं और जिनका आप प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं कि आप जो व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं, आपके खून में व्यापार है, अगर आप उनके लिए भी काम नहीं कर रहे हैं तो किसके लिए आप काम कर रहे हैं? चूंकि मध्य वर्ग के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं, आप गरीबों के लिए काम भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ अपने कुछ खास जो 4-5 मित्र हैं उनके लिए ही काम करते रहेंगे, जैसा कि आपने अंडमान निकोबार में किया है? जी हाँ। और इंश्योरेंस सेक्टर में जिस तरह से एफडीआई 100% कर दिया गया, यानी 100% उसमें निवेश की घोषणा की गई है, उसको लेकर भी जो भारत का जो उद्योग जगत है, मुझे लगता है कि उसको निराशा हाथ लगी होगी, क्योंकि उसके लिए अब बड़े कंपटीटर्स आएंगे इस सेक्टर में। एक बड़ा सेक्टर है इंश्योरेंस का सेक्टर, और इससे जो घरेलू बीमा कंपनियां हैं उनको जबरदस्त नुकसान होने की आशंका है। पहले ही बीमा कंपनियां, खासतौर पर एलआईसी को देखा जाए तो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वो बंद हो सकता है, वहां के कर्मचारियों में निराशा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और अब जब एफडीआई में 100% निवेश की घोषणा कर दी गई है, तो फिर ये घरेलू उद्योग जगत के लिए जो बीमा सेक्टर में आना चाह रहे होंगे या जो अभी भी हैं, उनके लिए ये एक बड़ी निराशाजनक खबर होगी। और निश्चित तौर पर इसका असर भी शेयर मार्केट पर दिख रहा है, जो लगातार बजट भाषण शुरू होते ही नीचे गिरा और गिरता ही गया। अभी तक उसकी स्थिति वही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, अभी तक उसकी स्थिति यही है और इसको लेकर काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जयराम रमेश जो हैं उन्होंने धड़ाधड़ कई सारे ट्वीट किए हैं समीर जी। अगर आप पढ़ के बताएंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने क्या क्या ट्वीट जयराम रमेश ने किए हैं। एक तो बिल्कुल, जयराम रमेश लिख रहे हैं एक जगह उन्होंने कि वित्त मंत्री ने 4 इंजनों की बात की, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इतने सारे इंजन की बजट पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। ये एक ट्वीट है जयराम रमेश का, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उसके बाद लिखते हैं कि जो है इसमें बिहार को लेकर या कई वर्षों तक इस मांग को ठुकराने के बाद वित्त मंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 में लागत मानदंडों में संशोधन की घोषणा की है। हालांकि वित्त मंत्री की इस घोषणा का विस्तार नीचे दिए बिंदुओं तक नहीं है। स्कूलों में नाश्ते को शामिल करना, 1 गिलास दूध का प्रावधान, जैसा कि कर्नाटक में क्षीर भाग्य योजना के माध्यम से किया जाता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि। केंद्रीय शिक्षा और महिला बाल विकास मंत्रालय खुद इन प्रस्तावों पर वर्षों से जोर दे रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा उन्हें ठुकरा दिया गया है। इन बुनियादी प्रावधानों के बिना वित्त मंत्री लोगों में किस तरह के निवेश की कल्पना कर रहे हैं? यानी उनका पूरा जो वित्त मंत्री, ये जयराम रमेश का कहना है कि सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स पर काम नहीं किया, बजट में उनके लिए नहीं है, बाकी और चीजों के लिए, निवेश के लिए, उद्योगपतियों के लिए, सबके लिए है, लेकिन जो आधारभूत संरचना और उसमें जो ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उसको इग्नोर किया गया है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स को इग्नोर किया गया। समीर जी, अभी महाराष्ट्र का चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी वहां जबरदस्त तरीके से, और बताया गया वो लाल की बहन योजना का उसमें बड़ा योगदान है। लेकिन अभी खबर आई है कि महाराष्ट्र में ये तय किया गया कि जो मिड डे मील होता है उसमें दूध और अंडा नहीं मिलेगा, पोषण नहीं होगा, उसको भी कम कर दिया। तो यही सवाल जो है वो जयराम रमेश उठा रहे हैं कि भाई अगर आप इसमें ध्यान नहीं दे रहे तो क्या होगा। दूसरा जो हम लोग चर्चा कर रहे थे समीर जी, जयराम रमेश लिख रहे हैं उसको, वो लिख रहे हैं कि बिहार को घोषणाओं की झड़ी लग गई है। ये स्वाभाविक है क्योंकि इस साल के अंत में वहां चुनाव होने हैं, लेकिन एनडीए के दूसरे स्तंभ आंध्र प्रदेश को इतनी क्रूरता से क्यों नजरअंदाज किया गया? तो बिल्कुल सही बात है, जब पिछले बजट में आंध्र प्रदेश के लिए दिल खोल दिया था, खजाना खोल दिया था सरकार ने बजट में, तब यह बात हो रही थी। लेकिन उस समय जबरदस्त दबाव था, सरकार नई नई बनी थी और तेलुगु देशम पार्टी ने जबरदस्त जोर लगाया था, दबाव बनाया था। कई दिन तक चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में ही रुके थे। उसका असर था क्योंकि सरकार को डर था कि कहीं अगर चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस ले लिया तो बजट पेश करने से पहले ही सरकार चली जाएगी। उस समय वो डर था और इस बार बिहार का डर है। लेकिन बिहार में चुनाव का डर है, क्या बिहार में नीतीश कुमार से उनको कोई डर नहीं है जो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार पर? हाँ बिल्कुल, बिहार में नीतीश कुमार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव बना भी है। वो दबाव साफ तौर पर समीर जी दिख रहा है। और चंद्रबाबू नायडू तो मिलकर चले जाते हैं और पता नहीं वो क्या लेकर चले जाते हैं यहाँ से, ये तो चंद्रबाबू नायडू यानी क्या लेकर चले जाते हैं। लेकिन समीर जी, हम लोग तो चर्चा कर रहे थे कि ट्रंप की घुड़की का असर भी इस पे बजट पे दिख रहा है। तो एक तो जो खासतौर से जो एफडीआई बीमा के क्षेत्र में उसको 100% किया गया है, वो भी दिख रहा है। दूसरा जो कहा कि वो परमाणु रिएक्टर्स के लिए जो घोषणा की गई है
उस पर भी साफ तौर पर दिख रहा है, उसमें कानून को बदलने की जो बात कही गई है उसका भी असर दिख रहा है। जयराम रमेश ने इस पर भी ध्यान खींचा है कि ये किस तरीके से आपने आत्मसमर्पण अमेरिका के सामने किया है। बिल्कुल, जयराम रमेश लिख रहे हैं अपने ट्वीट में, उन्होंने लिखा है कि अरुण जेटली के नेतृत्व वाली भाजपा ने परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां तब चाहती थीं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब श्री ट्रंप को खुश करने के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। तो ये चीजें साफ दिखा रही हैं कि अमेरिका की नई सरकार जो डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में आई है, जो भारत पर लगातार पाबंदियों पर पाबंदी लगा रही है, यहां के लोगों को, जो प्रवासी भारतीय हैं उनको बाहर भेजने का काम कर रही है और सीधे धमकी दे रही है ब्रिक्स के देशों को, उस सरकार को खुश करने के लिए, ये आरोप है जयराम रमेश का, उसको खुश करने के लिए हमारे यहां बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं और जो कानून बने हुए हैं उसमें संशोधन करने की बात कही जा रही है। तो ये एक बड़ा आरोप है, लेकिन बजट में उसकी घोषणा हुई है तो जाहिर सी बात है कि ये बात कहेंगे। एक बात और लिखी है जयराम रमेश ने कि मेक इन इंडिया जो फेक इन इंडिया बन गया था, अब उसका नया नाम है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। तो ये कई चीजें कही भी जा रही हैं कि एक ही चीज को, एक ही घोषणा को नाम बदल बदल कर अलग अलग बजट में अलग तरीके से उसको कहा जा रहा है। उसी में मेक इन इंडिया का भी नाम है। हाँ बिल्कुल समीर जी, उसी में मेक इन इंडिया का भी नाम है और बताया कि मेक इन इंडिया के लिए बहुत काम किया जाएगा, फिर बता दिया कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन जो है वो लागू किया जाएगा। तो यानी अब उसको जो मेक इन इंडिया का क्या नतीजा निकला अभी तक किसी के सामने तो है नहीं कि क्या बना रहे हैं, क्या आपका निर्यात हो रहा है, कोई इसका कोई डाटा अभी तक तो आया नहीं है। डाटा लेस सरकार है ये वैसे भी तो, लेकिन अब इसको लेकर ये साफ है कि जो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की गई है तो वो मेक इन इंडिया जिसको कहा गया कि वो फेक इन इंडिया बन गया है, जो कह रहे हैं जयराम रमेश, हमारा शब्द नहीं है उन्हीं का शब्द है, तो बता रहे कि उसका नया नामकरण हो गया राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। यानी कि इस बजट में जो जुमलेबाजी की गई है उनकी तब वो ध्यान जयराम रमेश दिला रहे हैं और कृषि क्षेत्र को लेकर भी जो घोषणाएं की गई हैं किसानों की मांग को लेकर उस पर भी जयराम रमेश ने टिप्पणी। हाँ, लिख रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में लागू कर, ये कई पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि इस पर सरकार चुप है, बजट में उसके लिए कोई बात नहीं कही गई है। नंबर 1, एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में लागू करना, कृषि ऋण माफी, पीएम किसान भुगतान का मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण यानी इंडेक्सेशन और पीएम फसल बीमा योजना में सुधार, ये ऐसे बिंदु है जो किसानों के लिए उनकी मांग लंबे समय से है, उसी के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, दिल्ली आने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उनके मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, उनकी जो डिमांड्स हैं उन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है, यह आरोप लगाया है जयराम रमेश ने। तो लगातार उन्होंने कई पॉइंट्स के अपने ट्वीट किए हुए हैं जिसमें अलग अलग जो प्रावधान है और अलग अलग सेक्टर्स के बारे में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, उसको लेकर उन्होंने अपनी रिएक्शन दी है, प्रतिक्रिया जताई है। तमाम और भी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और पवन खेड़ा ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और वो लिख रहे हैं कि बजट 2025 के विफल होने से सेंसेक्स में 250 अंकों की गिरावट आई, निफ्टी 50 जो है वो काफ़ी नीचे फिसल कर चला आया। एक और साल, एक और बजट और फिर से शेयर बाजार ने अपना असली फैसला सुनाया, निराशा। बड़े बड़े दावों और चमकदार अनुमानों के बावजूद निवेशक स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं है। धीमी वृद्धि को संबोधित करने और निजी निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए कोई संरचनात्मक सुधार नहीं। राजकोषीय घाटे की चिंताएं बढ़ी हैं, समेकन के लिए कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। बेरोजगारी को दूर करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदमों का अभाव। एफडीआई को आकर्षित करने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा प्रोत्साहन नहीं। अवास्तविक विकास अनुमान आर्थिक नियोजन की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हैं। जब बजट भाषण के तुरंत बाद बाजार नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि उम्मीदें पूरी नहीं हुई। और अभी वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से शेयर मार्केट सुबह से, यानी बजट आज आना था, शेयर मार्केट में काफ़ी उछाल देखा गया, लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होता है कुछ ही देर के बाद शेयर मार्केट नीचे जाने लगता है और लगातार वो नीचे जाता रहा। यही बात अब जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि बजट से निराशा हुई है निवेशकों को भी और तमाम दूसरे सेक्टर्स को भी, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाई पड़ रहा है शेयर मार्केट पर। जी बिल्कुल, शेयर मार्केट पर उसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और शेयर बाजार धड़ाम हुआ है। पवन खेड़ा उसी को लेकर सवाल उठा
रहे कि शेयर मार्केट धड़ाम क्यों हुआ, और हम लोग भी चर्चा समीर जी ये कर रहे थे कि शेयर बाजार होता है। और कल शाम जब न्यूज पॉइंट किया राजीव जी ने, तो राजीव जी ने कल ही घोषणा कर दी थी कि मैं घोषणा कर देता हूं अभी से कि बजट आते ही शेयर बाजार धड़ाम होगा, और ये वो हुआ धड़ाम। यानी हम लोग भी भविष्यवक्ता हो गए एक तरीके से समीर जी। हालांकि भविष्यवाणी नहीं है, चूंकि जो आर्थिक स्थितियां देश की चल रही हैं, सरकार की नीतियां हैं, उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है और इस सरकार की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके आधार पर तथ्यों को देखकर ही उस पर अनुमान लगाया जाता है, और वही अनुमान रहा कि शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरेगा, वही दिखाई पड़ रहा है। ये बात अलग है, एक बार रुक करेंगे हम लोग उस समय का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बहुत तालियां बजाई है बाएं हाथ से। ताली नहीं बजाई जाती है वहां संसद में, मेजें थपथपाई जाती हैं, और लगातार वो मेज थपथपाते दिखे, और उनके साथ उनके जो साथी हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं वो लोग भी मेजें थपथपाते दिखे। तो ये कितना भी सरकार उस पर खुशी जताए, लेकिन सारी चीजें दिख रही हैं कि किस तरह से शेयर मार्केट बता रहा है कि बजट किस तरह का है, और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया तो जाहिर सी बात है कि वो बजट का समर्थन नहीं करेंगे। हाँ, जरूर कुछ पॉइंट्स पे समर्थन भी होता है, लेकिन अगर शेयर मार्केट दिखा रहा है कि वो धड़ाम हो गया, नीचे गिर गया, तो ये साफ जाहिर है कि जो अर्थ जगत है उसको इस बजट से कोई बहुत उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। तो एक बार रुक करते हैं जो बजट भाषण है निर्मला सीतारमण का, क्या उन्होंने कहा और किस तरह से संसद में उसकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी। हालांकि शुरू में ही पूरा विपक्ष वहां से वॉकआउट कर गया। प्रयाग में महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ हुई उसकी जांच की मांग को लेकर और उस पर स्पष्टीकरण की मांग को लेकर, लेकिन बाद में विपक्ष भी वहां पर मौजूद रहा और सत्ता पक्ष के लोग लगातार मेजें थपथपाकर बजट का स्वागत करते रहे, उत्साहवर्धन करते रहे वित्त मंत्री का। Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो मध्य वर्ग के लिए राहत की घोषणा की तो तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग थे उन्होंने तालियां बजाई, लेकिन जिस तरह से शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरा है उससे इस बजट को लेकर कहा जा रहा है कि इसका मतलब उद्योग जगत को निराशा हुई है और उसका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर, सुनते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में ये सबसे ज्यादा निराशाजनक बजट रहा है। गौरव गोगोई को सुनते हैं। ये चाहते थे कि सरकार अपने तरफ से कुंभ में जो लोगों की मृत्यु हुई उसको लेकर एक चर्चा का निर्णय ले। हम चाहते हैं, विपक्षी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सदन के अंदर महाकुंभ में जो इतनी लोगों की मृत्यु हुई, लोग घायल हुए, आज भी पता नहीं कि जो सूची नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसको लेकर सदन में एक चर्चा की तारीख स्थित हो, ये हमारी मांग थी। हमारी मांग को नजरअंदाज करने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी, विभिन्न इंडिया गठबंधन के दल ने वॉकआउट किया और आज तक भी हमें ये जानकारी नहीं मिली कि चर्चा होगी कि नहीं होगी। हम चर्चा के पक्ष में ताकि पूरा का पूरा सच्चाई देश के सामने आए। दूसरी बात, जहां तक बजट पे आई, ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा
न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है और आज भी यही है। बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी, तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है, सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है, दिस बजट इज अ नॉन इवेंट। सर लेकिन 12 लाख तक जो छूट दी है कमाई, इसको बड़ी राहत देखिए, कोई इसमें कोई साफ उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं। सारे उन्होंने कहा बाद में विवरण है। सरकार का ये एक पुराना खेल है कि वो दिखाते एक है और जब आप बारीकी में जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ये एक वही परंपरा है, ये एक ढोंग है, एक जुमला है। जब आप बारीकी में जाएंगे, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम को 5 बजे। तो पिछले 10 साल का सबसे निराशाजनक बजट बताया गौरव गोगोई ने, और गौरव गोगोई ने यह भी बताया कि विपक्ष ने क्यों वॉकआउट किया, और वॉकआउट किया जो प्रयाग में महाकुंभ में भगदड़ मची है उस पर कोई जानकारी सरकार नहीं दे रही है। अभी भी उस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं बताया गया है विपक्ष को। और एक दिन पहले ही यानी कल जब बजट सत्र शुरू हुआ तभी समाजवादी पार्टी के नेता ने सर्वदलीय बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि बजट तो बाद में आएगा, पहले महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है, सच्चाई छिपाने की जो कोशिश की जा रही है, पहले उस पर स्पष्टीकरण हो। उन्होंने मांग की और यही वजह रही कि आज जब बजट भाषण शुरू हुआ तभी सत्ता जो विपक्ष है वो वॉकआउट कर गया, और विपक्ष के वॉकआउट में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो शामिल रहे। अखिलेश यादव को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, और इस मामले में यानी प्रयागराज में जो भगदड़ हुई है कुंभ मेले में, उस पर सरकार क्यों खामोश है, उसको लेकर भी उन्होंने बात की है। बजट पर भी प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं अखिलेश यादव को। स्पष्टीकरण इसलिए देना चाहिए, वहां पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर स्नान करने गए, भारत के होम मिनिस्टर स्नान करने गए, आज सुनने में आ रहे उपराष्ट्रपति स्नान लेंगे, वहां पर देश के सब एम्बेसडर वहां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति स्नान करने गए। और याद कीजिए आप, जिस समय बुलाया जा रहा था, निमंत्रण दिया जा रहा था, कोई देश का बड़ा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको सरकार ने निमंत्रण न दिया हो। हमें आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको भी निमंत्रण नहीं मिला होगा, हमें भी निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाकुंभ में आपको हमको जाने के लिए कोई रोक सकता है। तमाम वो लोगों की जान गई जिनको कभी निमंत्रण नहीं दिया गया था। निमंत्रण मिलने वाले स्नान करने भी शायद न गए हों, जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया वो स्नान किए हैं, वो धर्म से जुड़े हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं। सबसे ज्यादा जाने हिंदू की गई हैं, और इस सरकार को अगर उन्हीं की चिंता नहीं है तो देश की जनता समझ गई है कि इससे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। वॉकआउट आप लोगों ने किया इस पूरे इसी बात को लेकर के किया 2 बार। अभी बजट आया, उस पर क्या कहना है? क्या बजट ने हमारे लिए मरने वाले आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सर जब जो सरकार मरने वाले आंकड़ों को न दे सके, हम इनके किस आंकड़े को मान लें? लेकिन सर टैक्स स्लैब में छूट देने की बात की गई। मैं अभी भी कह रहा हूँ 40 करोड़ लोगों का जो सपना दिखाया था, हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को बजट की कमी थी तो बजट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आज तो बजट पेश हुआ है, 10,000 करोड़ और दे दें उसको बजट के लिए। आप मांग क्यों नहीं देते बजट के लिए? सेना के हवाले किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि खोया पाया केंद्र पूरा का पूरा सेना के हवाले करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, और जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी इसमें शामिल थे उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये महाकुंभ को लेकर जिस तरह से अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और सीधे तौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं अमलेंदु जी कि ये हिंदू विरोधी सरकार है, आंकड़ों को छुपा रही है, सरकार पर भरोसा नहीं, अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। और अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, और वहां पर जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं महाकुंभ से कि आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, यहां तक कि जो मॉर्चरीज में जहां पोस्टमार्टम हो रहे हैं वहां मीडिया तक को जाने से किस तरह से रोका जा रहा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें आ रही हैं।
निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से गिरी है और इस सत्र में अब ये बड़ा मुद्दा बन चुका है महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है और सरकार उस पर जिस तरह से पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल समीर जी, ये बड़ा मसला बन चुका है और सरकार को इस पर जवाब देना होगा और उत्तर प्रदेश में कुंभ की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी और जो वहाँ की एक तरीके से व्यवस्था है, जो अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं कि जो खोया पाया विभाग है पूरा सेना के हवाले किया जाए, वो करना पड़ेगा। चूंकि बहुत बड़ा आरोप है ये कि जो सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती, हिंदू होने की सरकार होने का जो दावा करती है, यानी कुंभ में जो नहाने गए थे वो हिंदू ही थे ना, जिनकी जाने गई है वो हिंदू थे ना, जो घायल हुए वो हिंदू थे ना, जो भगदड़ में गिरे मुसलमानों के तो बहिष्कार की बातें हो रही थी तमाम संगठनों की ओर से। हाँ, और लेकिन मैरी कॉम को और डिसूजा को ले जाकर स्नान कराया जा रहा था, हेमा मालिनी को ले जाकर स्नान कराया जा रहा था, जबकि वो तो धर्म परिवर्तन कर चुकी है, पहले बताया जाता है, पता नहीं है कि नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन जो इस तरीके से किया जा रहा था, तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जो लोग वहाँ मरे हैं, जो उनकी जाने गई हैं, वो तो हिंदू थे ना, तो आप उनका भी जांचा नहीं दे रहे हैं। तो यही अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं कि जो सरकार इस दुर्घटना में जान देने वाले हिंदुओं का जांचा नहीं दे सकती, का आंकड़ा नहीं दे सकती, उस सरकार के फर्जी आंकड़े तो फर्जी होंगे ही होंगे जो बजट में दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं समीर जी। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं और बजट को लेकर भी सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये आंकड़े फर्जी हैं, दावे फर्जी हैं, इसलिए क्योंकि ये सरकार महाकुंभ में मृतकों के आंकड़े नहीं दे रही है, छिपा रही है। और खोया पाया विभाग वो विभाग है जहां पर लोगों के जो बिछड़ गए हैं एक दूसरे से, वहां पर उनको ढूंढने की कोशिश की जाती है। वहां अफरा तफरी मची हुई है जब से कुंभ में ये भगदड़ हुई। वहां पर 3 जगह भगदड़ की खबरें हैं, लेकिन वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को पता ही नहीं है कि एक जगह भगदड़ हुई है, 2 जगह हुई है या 3 जगह भगदड़ हुई है। और न ही आंकड़े आ रहे हैं कि कितने लोगों की उसमें जान गई है, कितने हताहत हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि करोड़ों नहाने वालों की संख्या वहां पर हर घंटे उसका अपडेट दे रही है वहां की सरकार। बहरहाल विपक्ष जो है इस मामले में पूरी तरह से सरकार को घेरने पर लगा हुआ है। बजट सत्र में सरकार इस पर निश्चित तौर पर गिरी हुई है और अखिलेश यादव अब जब मांग कर रहे हैं कि उस खोया पाया विभाग को सेना के हवाले किया जाए, तो यह साफ है कि वहां मृतकों को लेकर, वहां पर उनकी संख्या को लेकर किस तरह से सरकार पर आरोप लग रहे हैं, उसको घेर रहे हैं। बजट को लेकर कांग्रेस के नेता सांसद मनीष तिवारी ने क्या कहा है, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया। मिडिल क्लास को लेकर क्या कहेंगे सर? जो well, the tax proposals will have to be studied carefully. Right? The finance minister has made certain assertions. Those assertions would have to be looked at. The fine print would have to be looked at, and then only would you come to a determination. But in nutshell, I would again like to reiterate: was this a budget of the government of India, or was this a budget of the government of Bihar? सर तो ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं मनीष तिवारी की बजट से पता ही नहीं चल रहा है कि ये बजट बिहार सरकार का है कि भारत सरकार का है। बिल्कुल पिछली बार यही बात हो रही कि ये आंध्र प्रदेश सरकार का है कि ये भारत सरकार का है। और बैसाखियों पर टिकी सरकार किस तरह से जिन पार्टियों से उसको बैसाखी मिल रही है उसका कितना ख्याल रख रही है, उसकी जो प्रायोरिटी है उसमें सबसे ऊपर जाहिर सी बात है कि वही पार्टियां होंगी। वहाँ जो उन पार्टियों की जहाँ सरकारें हैं वो राज्य होंगे, उसी का ध्यान इस बजट में भी रखा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष तो इस मामले में घेरेगा ही। बिल्कुल विपक्ष घेरेगा समीर जी, और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये डरी हुई सरकार है, विपक्ष से डरी हुई सरकार है और अस्थिर सरकार है। बजट भी इसकी गवाही दे रहा है कि ये विपक्ष से डरी हुई सरकार है, अस्थिर सरकार है और देश मध्यावधि चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। ये बजट इसकी गवाही दे रहा है। इसलिए मनीष तिवारी ये सवाल उठा रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि ये बिहार सरकार का बजट है। और जाहिर सी बात है कि नीति
नीतीश कुमार की नाराजगी इतने दिनों से जो चर्चा चल रही थी वो इस बजट पर साफ तौर पर देखी जा सकती है कि नीतीश कुमार को संतुष्ट करने की कोशिशें की गई हैं। हालांकि नीतीश कुमार इससे संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जब कोसी के बाढ़ प्रबंधन के लिए पैसा मिला ही नहीं है तो घोषणाएं बिहार के नाम पर जितनी भी कर दी गई, नीतीश कुमार के हाथ में क्या आया? खर्च तो निर्मला सीतारमण ही करेंगी। और जो पवन खेड़ा सवाल उठा रहे हैं कि पिछले बजट में आपने 60,000 करोड़ का जो था घोषणा की थी, उसमें से 60 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। अगर वो खर्च हुआ तो बताओ कहां खर्च हुआ है, तो ये भी खर्च होगा कि नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? तो इसीलिए इन आंकड़ों पर अखिलेश यादव भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। इधर प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं वो ये कह रही हैं कि ये 240 पर सिमटी हुई सरकार जो है ये विपक्ष की जीत है, कि ये जो घोषणाएं कर भी रही है वो इसी दबाव में कर रही है कि 240 पे ये सिमटी हुई सरकार है, यानी विपक्ष के दबाव में, विपक्ष से डरी हुई सरकार जो जन कल्याण की घोषणाएं कर भी रही है वो विपक्ष से डरी हुई सरकार है, इसलिए वो घोषणाएं कर रही है। वरना तो गला घोटने की तैयारी पूरी है ही जनता का और वो घोटा भी जाएगा। लेकिन इसको बजट को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जनता के लिए फायदे की बात की गई। समीर जी, प्रियंका चतुर्वेदी को सुनते हैं अमलेंदु जी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब तक नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है बजट को लेकर। बिहार के लिए पूरी घोषणाओं की बौछार कर दी गई है और न ही उनकी पार्टी के किसी नेता की। अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो हम लोग आप तक उसको जरूर पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल सुनते हैं कि शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं इस बजट को लेकर। मैं कहूंगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू करते हैं और आम आदमी का बजट अनाउंस होता है। तो बिहार भी उम्मीद कर रहा होगा। बाकी सारा विस्तार से महिलाएं हों, हमारे किसान हों, युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम हो, हम उन सबको पहले देखूंगी, पर उम्मीद करती हूं उन सबको ध्यान में रखकर, जैसे मैंने आज सवेरे भी कहा था, उनका 8th रिकॉर्ड टर्म कंसेक्यूटिव बजट है, वो रिकॉर्ड पार करते हुए वो जनता 1.4 बिलियन नेशन के जो जनता है वो उनको तरफ देख रही थी कि तो 240 सीटों वाली सरकार का 240 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी की है उसका ये बजट है। और इसलिए मध्यम वर्ग पर भी जो दरिया दिली दिखाई गई है उसके पीछे ये बड़ा कारण है। हालांकि बड़ा कारण ये भी है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव 2 दिन बाद होने वाले हैं, मतदान होंगे वहां पर 5 फरवरी को। और बिहार के लिए जिस तरह से घोषणाओं की बौछार की गई है तो वो भी साफ देखा जा रहा है कि सरकार जिन पार्टियों की बैसाखी पर टिकी हुई है उसका कितना ख्याल रखा गया है। हालांकि वो पार्टियां कितनी खुश हैं इस बजट से उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो घोषणाएं की गई हैं वो सारी घोषणाएं, उनमें से वो कोई घोषणा नहीं है जिसकी उस पार्टी की यानी नीतीश कुमार की मांग थी। वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा अपना 32 पेज का एक मांग पत्र भी पेश किया था। शायद उनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ये सरकार ने घोषणा की है। तो निश्चित तौर पर पिछली बार भी, पिछले बजट में भी उनको कुछ नहीं मिला और इस बार भी एक तरह से देखा जाए तो उनकी मांग के अनुरूप उनको कुछ नहीं मिला है। तो कितनी उनका समर्थन होगा इस सरकार के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी अमलेंदु जी। हाँ समीर जी, लेकिन लगता ही है कि सरकार बचाने के पूरे प्रयास जो हैं वो निर्मला सीतारमण ने किए हैं इस बजट के जरिए। वरना चर्चा ये चल रही थी कि इस बजट सत्र में ही नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि शायद ये एक प्रयास किया गया है सरकार बचाने का। अभी आने वाला समय बताएगा कि ये कितनी बातें सही हैं, कितनी क्या हैं। लेकिन ये बजट जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि इस पर नीतीश कुमार का दबाव साफ तौर पर दिख रहा है। राहुल गांधी का दबाव और विपक्ष का दबाव इस मामले में दिख रहा है कि जो राहुल गांधी मसले उठाते रहे उनको संबोधित करने की कोशिश की गई है और जो मध्यम वर्ग को जो राहत देने की जो घोषणा अभी तक की गई है, हालांकि वो आने वाला समय बताएगा जब वो नया अधिनियम आएगा। और जैसा कि गौरव गोगोई कह रहे थे कि लगता ही है कि घोषणाएं कर देते हैं, फिर जब उसकी बारीकी में जाया जाता है तो मालूम पड़ता है कि कोई गड़बड़ इसमें कर दी गई है। तो वो आने वाला समय बताएगा, 2-4 दिन में वो स्पष्ट हो जाएगा। खासतौर से आयकर बिल जब पता लग जाएगा और दिल्ली का चुनाव होने
के बाद पता चलेगा, दिल्ली का चुनाव होने के बाद पता चलेगा कि मध्यम वर्ग को किस तरीके से उसका जो है वो सिर से बाल उतारे गए हैं, ये उसके बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर समीर जी ये साफ समझ में आ रहा है कि ये विपक्ष के दबाव में और विपक्ष से डरी हुई सरकार का डरा हुआ बजट ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से शेयर मार्केट ने अपना एक शेयर मार्केट से उसका जो दिखाई पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है, वो ये बता रहा है कि उद्योग जगत भी इस बजट से खुश नहीं है, क्योंकि बजट पेश होते ही शेयर मार्केट गिरना शुरू हुआ और उसकी गिरावट लगातार जारी है। तो बजट से किसको क्या मिला, ये बहुत सारी चीजें इन पर हम लोगों ने चर्चा की, किस तरह से उसकी प्रतिक्रियाएं उस पर आ रही हैं उस पर भी बात की, और क्या वास्तव में किसको मिला है, ये जो घोषणाएं हैं धरातल पर कितना उतर पाती हैं उस पर भी हमारी निगाह लगातार रहेगी और आपको हम अपडेट देते रहेंगे। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।